हेलो वेलकम बैक एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि सोशल हिस्ट्री का होने वाला है, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है एज़ पर द एमपी बोर्ड पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये 2026 के वेटेज के हिसाब से ये पूरे के पूरे 5 मार्क्स का आ रहा है। जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, ये पूरे नेशनलिज्म इन इंडिया पूरे के पूरे 5 मार्क्स का आ रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इससे एक लॉन्ग बन सकता है, एक शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट बन सकता है, और एक ऑब्जेक्टिव एक लॉन्ग बन सकता है। इससे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और कंफर्म है कि ये 5 मार्क्स का आएगा ही, इसलिए इसे हमें अच्छे से पढ़ना होगा। तो ये रिवीजन बॉय आपके लिए लेके आया है नेशनलिज्म इन इंडिया का एंड गेम, कंप्लीट हैंड रिटन नोट। तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। और हाँ, उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ, आपका गोल है 99%, सो बी डिटरमाइंड फॉर दैट। तो हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 और इंडिया की। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जो इंडिया है उसमें भी कई इफेक्ट हुए थे, बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटिश वॉज रूलिंग इंडिया। इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। तो क्या हुआ था, सबसे पहला क्या हुआ था कि जो वॉर थी उसने एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी थी। एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन वॉर ने इंडिया में बना दी थी। और क्या हुआ ये हम समझते हैं कि जो वॉर है उसने ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर फ्रॉम ब्रिटिश, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स है उनको, वो जैसे कि वॉर में शामिल थे। ब्रिटिशर्स वॉर देयर फॉर विथ एलाइड पावर। सो क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, है ना। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि अब उन्हें पैसे चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें इंक्रीज़ की, जैसे कि कस्टम ड्यूटीज़ और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ये वही इनकम टैक्स है जो आज तक चल रहा है। तो उन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, कस्टम ड्यूटीज़ बना दी, और वॉर लोन्स को टैक्स बढ़ाकर फाइनेंस करने लगे। अब उसके और तो और उसी टाइम पे थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड, यानी जो गुड्स थे, सामान थे, सब्जी भाजी फसल इत्यादि, इन सब की जो प्राइस वो डबल हो गई बिटवीन 1930 एंड 1918। इस समय के बीच में वो प्राइस डबल हो गई। मतलब अगर पहले 5 रुपये थी 1 किलो गेहूँ की कीमत, तो वो 10 रुपये किलो हो गई। और ये सब तो था ही, साथ में उसी टाइम पे क्या हुआ कि 1918 से 1921 के बीच में क्रॉप फेल हो गई। क्रॉप फेल यानी या तो ड्रॉट आ गया, नहीं तो कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण क्रॉप उगने से पहले ही ख़राब हो जाए। अब इन सब कारण से और क्या चीज़ें हुई वहाँ पे, तो और ये हुआ कि इतना सब कुछ तो बुरा हो ही रहा था, साथ में वहाँ पे आ गया एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया, और साथ ही साथ 1921 का एक सेंसस है जो कि एमसीक्यू में ये आ सकता है, इसलिए इसे समझिएगा। तो 1921 के सेंसस के हिसाब से 12-13 लोग 1921 में मारे गए हैं ड्यू टू फेमाइन एंड इन्फ्लुएंजा। किसके कारण? फेमाइन एंड इन्फ्लुएंजा। इसके कारण 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। और उसी टाइम पे एक और चीज़ हो रही थी जिसके कारण जो हमारे गांव वाले थे, हमारे इंडियंस थे, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, विच वॉज फोर्स रिक्वायरमेंट इनटू आर्मी। दिस मेड विलेजर्स एंग्री। मतलब देखो, अब मैं तुम्हें ये सिंपल चीज़ एकदम आराम से समझा देता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। तो हुआ क्या था कि WW1 वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे क्या हुआ कि जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिशर्स का डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ तो क्या हुआ, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ठीक है, इंट्रो करा दिया है इनकम टैक्स का। अब इनकम टैक्स लगा दिया गया, साथ में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ा दिया, साथ में उन्हें चाहिए थे लड़ने के लिए सैनिक। तो उन्होंने किया फोर्स रिक्वायरमेंट किया। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। उन्होंने फोर्स रिक्वायरमेंट किया, किसका किया? विलेजर्स का किया, जिससे इंडियंस क्रोधित हो गए। साथ में उस टाइम पे और क्या बुरा हुआ, जो फूड ग्रेन का प्राइस था उस टाइम पे, देखो जो फूड ग्रेन का प्राइस था वो डबल हो गया। मतलब बिल्कुल 1913 से 1918 के बीच में डबल हो गया। अब डबल क्यों हुआ?
बिकॉज उस टाइम पे वॉर थी, वॉर के टाइम पे सैनिक जाते थे, तो सैनिकों को खाने के लिए खाना चाहिए। जब डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो प्राइस क्या होगा, हाइक करेगा। दैट्स द पॉइंट। तो वॉर फूड ग्रेन का प्राइस डबल हो गया, बट द दिक्कत क्या थी कि प्राइस तो डबल हो गया, बट उसी टाइम पे आ गई एपिडेमिक। फूड जो थी, क्रॉप जो थी वो फेल हो गई, क्रॉप फेलियर आ गया उसी टाइम पे, क्रॉप फेल हो गई। साथ में उसी टाइम पे आ गया क्या, एपिडेमिक भी आ गया। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों के कारण उस टाइम पे इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब इंडिया की हालत ख़राब हो गई थी तो जितने भी इंडियंस थे वो सब गुस्सा हो रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड ऑल, है ना। तो इंडियंस भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो अब आगे क्या हुआ ये मैं बताता हूँ। उसी टाइम पे आपको याद होगा कुछ तो गांधी जी भी आए थे। तो अब बात करते हैं गांधी जी के आने की। गांधी जी रिटर्न। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, कैम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और 9 जनवरी 1915 में आए थे। डेट तो नहीं पूछता है, बट ईयर कई बार वो MCQs में पूछ लेता है। और वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रूल के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। अब रेसिस्ट रूल क्या होता है, रेसिस्ट रूल यानी ब्लैक्स एंड वाइट्स, ये दो तरह के लोग साउथ अफ्रीका में थे, ब्लैक्स एंड वाइट्स। जो ब्लैक्स हैं उन्हें वाइट से कम माना जाता है, यही रेसिज्म होता है। रेसिज्म यानी कलर के उसमें भेदभाव, ये होता है रेसिज्म। तो इसके खिलाफ सत्याग्रह क्या कर रहे थे। अब सत्याग्रह क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, बट अभी आप ये समझ लीजिए कि सत्याग्रह कर रहे थे। अब मैं बता देता हूँ सत्याग्रह होता क्या है। वैसे तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुन रखा होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। सत्याग्रह इस तरफ का एक्टिव रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये एक्टिवली हम सामने वाले ऑपरेसर को रेसिस्ट कर रहे हैं, वही सत्याग्रह होता है। ये एक प्योर सोल फोर्स होता है और इसका मतलब होता है क्वेस्ट फॉर द ट्रुथ, यानी सत्य के लिए आग्रह। और हाँ, गांधी जी कहते थे सत्याग्रह इज़ नॉट द वेपन ऑफ द वीक। ये MCQ में आ सकता है कि हु सेड दैट द सत्याग्रह इज़ नॉट द वेपन ऑफ द वीक। एंड ये भी आ सकता है कि जैसे व्हाट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज सत्याग्रह। तो यहाँ ये मैं पॉइंट्स वही बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कोई भी वैसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो सत्याग्रह में एक और क्या होता है कि गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह हम कर सकते हैं बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइज रिक्वेस्ट टू द ऑपरेसर। मतलब हम ऑपरेसर की, जो हमें दबा रहे हैं, उनकी अंतर आत्मा से अपील कर कर अपने आप का भला कर सकते, यही सत्याग्रह है, ऐसा गांधी जी कहते थे, है ना। तो गांधी जी 1915 से 1917 के बीच में डिफरेंट पार्ट्स में गए। देखो, गांधी जी का गोल था सत्याग्रह इंडिया वाइज लॉन्च करना, मतलब पूरे इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च करना। बट ऐसा तो है नहीं कि वो अफ्रीका से आए, उन्होंने बोला मैं सत्याग्रह लॉन्च कर रहा हूँ एंड सभी इंडियंस बोलते हैं चलो। नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी जी को पहले अपनी पॉपुलैरिटी बनानी पड़ेगी, और उनको पॉपुलैरिटी बनाने के साथ सभी को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं वो भारत के भले के लिए। तो उन्होंने पहले 3 रीजन वाइज सत्याग्रह किए, सत्याग्रह मूवमेंट किए। कैसे? रीजनल सत्याग्रह, रीजनल सत्याग्रह किए उन्होंने पहले, ठीक है। तो वो रीजनल सत्याग्रह 3 कौन कौन से हैं? पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह। ये 3 रीजनल सत्याग्रह हैं। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। सुनो, इसमें इन तीनों में ना थोड़ा सा NCERT और बाकी रेफरेंस बुक और कुछ जगहों पे डेट का इशू है, तो आप लोग अभी लेटेस्ट NCERT से देख सकते हो डेट। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन, है ना। इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था। उस टाइम पे क्या था कि एक 3 कथिया सिस्टम आया था जिसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह हुआ था वही चंपारण सत्याग्रह था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज ज़्यादा डिटेल में इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, और ये एक साथ में एक रिवीजन वीडियो भी है ना। तो देखो, ये चंपारण सत्याग्रह। फिर हुआ खेड़ा सत्याग्रह।
खेड़ा सत्याग्रह का क्या सीन था कि ये हुआ था हाई रेंट के अगेंस्ट, यानी जो बड़े बड़े लैंड प्लॉट्स होते हैं और ब्रिटिशर्स भी होते हैं कई बार, वो छोटे फार्मर्स को अपनी ज़मीन देते थे खेती करने के लिए। तो उस खेती करने के लिए दी हुई ज़मीन में वो बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे, बहुत ज़्यादा किराया लेते थे, जिसके कारण फार्मर परेशान थे। और अभी मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे क्रॉप फेल हो गई थी एंड साथ में फेमाइन आया था। तो उन सब के कारण जो स्मॉल फार्मर थे वो पहले ही लॉस में चल रहे थे, ऊपर से ये जो हाई रेंट का सिस्टम आ गया तो इससे वो और ज़्यादा भड़क गए। तो यहाँ पे भी गांधी जी गए, सत्याग्रह किया और माना लिया। उसके बाद एक था अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। ये क्या था, कॉटन मिल वर्कर, देखो कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में, यानी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके खिलाफ किया था। इनके इसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमारा वर्किंग आवर कम करो, हमारी पेमेंट अच्छी करो, हमारी वर्किंग कंडीशन ज़्यादा करो, अच्छी करो, यही उनका कहना था। उसके बाद हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, व्हाट वाज इट्स फीचर एंड ऑल। ये 3 मार्कर में आ सकते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है रॉलेट एक्ट। तो 3 मार्कर क्वेश्चन में रॉलेट एक्ट आ सकता है, उसके हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड बाय इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन मार्च 1919। देखो मार्च 1919 में इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब क्या होता है, मतलब कोर्ट समझ लो आप कुछ मत समझो, ये समझो कि एक कोर्ट के द्वारा 1919 में इस एक्ट को पास किया गया था, मार्च 1919 में। इस एक्ट के तहत हुआ क्या था, है ना, तो रॉलेट एक्ट ने पुलिस को पावर दी थी टू अरेस्ट एनीवन जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है अगेंस्ट ब्रिटिश, है ना, मतलब किसी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है विथाउट एनी वारंट। मतलब मान लो आप ही हो, आपने घर में पाए गए, आप बस बोल रहे हो ब्रिटिश अच्छी नहीं, वो आपको अरेस्ट कर लेंगे बिना किसी वारंट के, कोई वारंट की नीड नहीं है। और बिकॉज ये ऐसा लॉ था, ऐसा एक्ट था, इसलिए इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक एक्ट। ये हो गई रॉलेट एक्ट की बात। अब हम रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं। गांधी जी ने वो 3 सत्याग्रह करने के बाद एक सत्याग्रह किया जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। अब हम लोग रॉलेट सत्याग्रह को भी समझ लेते हैं। रॉलेट सत्याग्रह, इस सत्याग्रह को भी अब हम लोग समझ लेते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट विथ हड़ताल। 6 अप्रैल की ये बात है जब गांधी जी ने सोचा कि मैं CDM लॉन्च करूंगा हड़ताल के साथ 6 अप्रैल को। CDM क्या होता है, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, नहीं वो तो नॉन कॉपरेशन होता है, सॉरी। मतलब इसमें क्या है टोटली कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट में कोई भी गवर्नमेंट की नहीं सुनेगा, सब गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स नहीं माने जाएंगे, है ना, गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स माने ही नहीं जाएंगे। ये होता है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट पे। 6 अप्रैल को उन्होंने लॉन्च करने का ये सोचा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, स्टोर्स वर क्लोज्ड, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक। जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक में चले गए, जितनी भी दुकानें थी बंद कर दी, रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो इसमें फ़ायदा हुआ, हाँ हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो परेशान हो गए कि उनकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इन रैलीज और ये पूरे हड़ताल के कारण बंद हो जाएंगी, जैसे टेलीग्राफ हो गया, रेलवेज़ हो गई, ये सब बंद हो जाएगा, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगने लगा। एक डर का माहौल था ब्रिटिशर्स में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वही हमेशा की तरह डरपोकपंती वाला, कि उन्होंने बोला ये मान नहीं रहे, चलो हमला कर दो। तो उन्होंने फोर्स यूज़ किया, डिसाइडेड टू यूज़ फोर्स, ब्रिटिशर्स ने फोर्स यूज़ किया। अब क्या हुआ कि 10 अप्रैल को, ये लॉन्च कब हुआ था याद करो, 6 अप्रैल को, है ना, 6 अप्रैल को लॉन्च हुआ और 10 ही अप्रैल को क्या हुआ कि लोकल लीडर्स अरेस्ट हो गए। मतलब सिर्फ 4 दिन में ब्रिटिशर्स डर गए। पुलिस जो थी उन्होंने पीसफुल प्रोसेसन में फायरिंग कर दी। पुलिस फायर पीसफुल प्रोसेसन्स, वायलेंट क्रेसेस टेक्स प्लेस, और पीपल ने, जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को पूरा एकदम अटैक कर दिया। तो क्या हुआ कि जो गांधी जी थे उन्हें दिल्ली घुसने से ही मना कर दिया। मतलब गांधी जी से इतना डर,
उसके बाद क्या हुआ, एक मार्शियल लॉ भी आया था उसी टाइम पे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो मार्शियल लॉ था उसके हिसाब से ही 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ कहीं पे भी इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम पे डर गए थे कि वो लोग इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ प्लानिंग करेंगे एंड ऑल। तो 4 या 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो ही नहीं सकते, है ना, कैन नॉट गैदर इन अ प्लेस। और ये लॉ कहाँ पे लाया गया था, पंजाब या उनके सराउंडिंग एरिया में क्यों लाया गया था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। वाई वॉज मार्शियल लॉ एनफोर्स्ड, बिकॉज मैं बता रहा हूँ ये 2 मार्क्स में मेनली आ सकता है, तो ये 2 मार्क्स के हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो क्यों लाया गया था मार्शियल लॉ, वॉज एनफोर्स ड्यू टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कमांड वॉज गिवन टू ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हेनरी डायर। ये जनरल डायर का पूरा नाम है कि जनरल एडवर्ड हेनरी डायर। ये पूरा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरल डायर भी उसे बोल सकते हैं। एंड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने इस मार्शियल लॉ को इम्पोज किया था। ये मार्शियल लॉ का हो गया। अब मार्शियल लॉ के कारण ही हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। ये जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को। ये भी ब्रिटिशर्स की डर का ही एक नतीजा था, है ना। तो इसमें क्या हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में, वहाँ पे हज़ारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड हुए थे, मतलब इकट्ठा हुए थे। क्यों? कुछ आए थे बैसाखी मनाने, उस टाइम पे बैसाखी का एक फेस्टिवल था, कुछ बैसाखी मनाने आए थे। कुछ लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट अब ये प्रोटेस्ट जो कर रहे थे इन्हीं से ब्रिटिशर्स डर गए। तो उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने बिल्कुल बाग में आया, एंट्री और एग्ज़िट को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया और ओपन फायर कर दी, बेधड़क बिल्कुल एकदम गोलियां चला दी बिना किसी रोक टोक के। और बट द थिंग वॉज कि जैसे ही ये न्यूज़ फैली जलियांवाला बाग की, तो बिल्कुल इंडियन तो थे ही, तो इंडियन ने क्या कर दिया, बिल्कुल एकदम लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होने लगे, बिल्कुल एकदम वायलेंट क्लैशेस स्टार्ट हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने फिर से क्या किया, वही जो हमेशा करते हैं, फोर्स यूज़ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि पंजाब के आसपास के गांवों में बॉम्ब तक गिरा दिए थे उन्होंने। और जैसा ही ये सब हुआ तो गांधी जी परेशान हो गए थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। ये तो गांधी जी हमेशा कुछ ना जो भी करते वापस ले लेते हैं, यही अच्छा नहीं रहता। तो फिर गांधी जी ने जलियांवाला बाग को क्रिटिसाइज़ किया और टैगोर ने उसके टैगोर यानी कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका नाइटहुड टाइटल दे दिया। टाइटल मतलब उपाधि है ये एक तरह की। अब यहाँ से हम बात करते हैं खिलाफत की, या और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा आ सकता है कि वाई डिड गांधी जी बिगेन द खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये चीज़ आ सकती है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये पूरे 4 मार्कर्स में आ सकता है, 5 नहीं 4 मार्कर्स में ही आ सकता है, 5 तो CBSE में आता है। ये पूरे 4 मार्क का आ सकता है MP बोर्ड के हिसाब से, है ना। तो इसको आप 4 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो खिलाफत में क्या हुआ कि देखो, आप फिर से कहानी सुनो। जो WW1 थी, वर्ल्ड वॉर 1 थी, उसमें ओटोमन टर्की हार गया। ओटोमन टर्की हार गया। तो क्या किया ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ने उन्होंने ट्रीटी इम्पोज कर दी जिसने खलीफ की पावर छीन ली। अब ये खलीफ कौन होता है, तो खलीफ होता है रिलीजियस है लीडर ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम के जो रिलीजियस लीडर होते हैं उन्हें खलीफ कहा जाता है। तो देखो, जैसे ही उन्होंने पावर छीनने की एक ट्रीटी लगाई तो पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पे मूवमेंट स्टार्ट हो गए मुस्लिम्स के, है ना, खलीफा के लिए। तो इंडिया में भी खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी मार्च 1999। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, मार्च 1999 नहीं होगा ये मार्च 1919 होगा, मार्च 1919 होगा ये, मैंने 1999 लिख दिया, सॉरी, वो आप सही कर लीजिएगा। इंडिया में जो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, ये दोनों खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे। शौकत अली, मोहम्मद अली, नाम याद रखिएगा कभी भी आंसर लिखते वक्त। ये कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ही यूज़ करनी है, जैसे ये खलीफा, मोहम्मद अली, शौकत अली लीडिंग खलीफत, और कमेटी कब फॉर्म हुई थी, ये सब आपको बिल्कुल ही बताना है।
और उसके बाद जो गांधी जी थे उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और साथ में हिंदू एंड मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए देखा। तो जो कांग्रेस लीडर थे उन्हें बॉयकॉट नहीं करना था काउंसिल इलेक्शन, बट आखिरी में तो गांधी जी की ही बात मानी गई। तो उससे क्या हुआ कि जो दो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हुए, सितंबर 1920 और दिसंबर 1920। सितंबर 1920 में कलकत्ता एंड दिसंबर 1920 में नागपुर। नॉन कॉपरेशन खिलाफत कमेटी वॉस अडॉप्टेड, मतलब ये जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था ये दिसंबर 1920 में नागपुर कोलकाता से वो नागपुर सेशन में अडॉप्ट किया गया था। ये थी इसकी टोटल कहानी। अब यहाँ पे शुरू होता है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मतलब NCM खिलाफत, दैट वाज नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने बोला कि ये मूवमेंट 3 स्टेजेस में खुलेगा। दिस मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन 3 स्टेजेस। अब ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये ऐसे 4-5 मार्क्स के आ जाते हैं, 4 मार्क्स के ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द अनफोल्डिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिंपल यही आएगा, एक्सप्लेन द अनफोल्डिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आपको एक्सप्लेन क्या करना है उसमें, आप सोचोगे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, बट पढ़ा है। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जिसके पास जो भी टाइटल्स हों उसे सरेंडर कर दो। दूसरा होगा कि सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करो, स्कूल्स कॉलेजेस फॉरेन गुड्स, स्कूल जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल छोड़ दें, जो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दें, जो कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज छोड़ दें, सिविल सर्विस में हैं जो पुलिस में हैं जज हैं और ऐसी चीज़ें वो सब छोड़ दें। और अगर इस बार ब्रिटिशर्स ने अपनी वही पुरानी हरकत की कि फोर्स यूज़ किया तो हम CDM लॉन्च कर देंगे, विच इज़ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। तो आगे क्या हुआ कि डिफरेंट स्टार्ट्स विद इन द गवर्नमेंट, तो मूवमेंट इन टाउन ये उसके बाद ये कुछ मूवमेंट्स हैं, ये तीनों जगह के मूवमेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज ये आते हैं। ये भी एक 4 मार्कर ही बन सकता है। देखो MCQ तो कहीं से भी बन सकते हैं, बट 4 मार्कर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे ये बन सकते हैं। बल्कि ये जितने भी मैं अभी 4 मार्कर्स आपको बताए ये सारे PYQs हैं, है ना। तो ये देखो ये मूवमेंट इन टाउन है, यहाँ पे मूवमेंट इन कंट्री साइड एंड स्वराज इन प्लांटेशन, ये 3 चीज़ें हैं। ये तीनों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले मूवमेंट इन टाउन समझते हैं। मूवमेंट इन टाउन में क्या था, मूवमेंट इन टाउन में स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने अपना कॉलेज और अपना स्कूल छोड़ दिया, टीचर्स ने अपना रिज़ाइन दे दिया, लॉयर ने अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, मतलब अपनी रिज़ाइन ही कह दो। काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया था। मूवमेंट किसके द्वारा लेड किया जाता है, एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा। फॉरेन गुड्स को बर्न कर दिया, लिक्विड शॉप पिकेटेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है किसी भी शॉप को बंद करना या फिर उसके सामने लोगों को गैदर करके उसे बैन बॉयकॉट बंद करना, है ना। बट मूवमेंट स्लोड इन टाउन्स, देखो टाउन में जो मूवमेंट है वो धीमा पड़ गया। क्यों पड़ गया, बिकॉज लोगों ने अपनी स्कूल्स तो छोड़ दी, बट अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशन वर नॉट रेडी। लोगों ने फॉरेन गुड्स फॉरेन कपड़े तो त्याग दिए, बट कहाँ कहेंगे, क्योंकि खादी वॉज एक्सपेंसिव, मतलब जो यहाँ के कपड़े थे खादी से बने हुए वो एक्सपेंसिव थे, तो उन्हें लोग खरीद नहीं पा रहे, तो अब पहनेंगे क्या, इसलिए ये स्लो डाउन हो गया। अब हम समझते हैं मूवमेंट इन कंट्री साइड। मूवमेंट इन कंट्री साइड में क्या हुआ कि अवध पीजन, उसमें भी 2 तरीके से, एक है फार्मर डिमांड और एक है अवध पीजन सर्वर। मतलब पहले उनकी स्ट्रगल है, उसके बाद उनका कुछ डिमांड्स हैं। तो स्ट्रगल में क्या है कि जो ताल्लुकदार होते हैं और ज़मींदार होते हैं उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज दे फोर्स और दे डू बेगार, दे मेक द लेबर टू डू बेगार। अब यहाँ पे जो मूवमेंट इन कंट्री साइड है, इनके मेन लीडर है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र कौन है, एक इंटेंजर्ड फिजी लेबर है, मतलब इन्हें फिजी भेज दिया गया था इंटेंजर्ड लेबर के रूप में। और जे एल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या थी, फार्मर वर फोर्स टू डू बेगार, मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें बेगार कराया जाता था। बेगार यानी फ्री लेबर, ऐसा ये MCQ में आ जाता है, व्हाट डज बेगार मीन, फ्री लेबर, फ्री वर्कशॉप एंड, तो आपको करना है फ्री लेबर। एंड उसके बाद होता है फार्मर्स वर रेगुलरली थ्रोन आउट ऑफ देयर लैंड, है ना, उन्हें अपनी ज़मीन से ही हटा दिया जाता था और ज़मीन के हाई रेंट लिए जाते थे, ये उनकी समस्या थी, है ना। अब ये समस्या के बाद उनकी डिमांड क्या थी,
फार्मर की ज़्यादा डिमांड नहीं थी, वो कहते थे बेकार को एबॉलिश कर दो, है ना, थोड़ा बहुत रेवेन्यू कम करो, जो रेंट कम कर दो, सोशल बॉयकॉट करो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड यानी ऐसे लैंडलॉर्ड जो कि अच्छे ना हो, है ना, अच्छे ना हो यानी उनको ज़्यादा दबाव बनाते हो एंड ऑल। अब एक इसी टाइम पे एक गोरिल्ला मूवमेंट निकला था अवध में, है ना, ये जो अभी हमारा ये है, इसी के अगेंस्ट वो आता है अवध पीजन स्ट्रगल एंड ट्राइबल मूवमेंट। तो ट्राइबल मूवमेंट में हमारा आता है गोरिल्ला मूवमेंट जो हमारा निकला हुआ था, उस टाइम पे चला था, जिसके हेड थे अल्लूरी सीतारामन राजू। लोगों ने गॉड का एक मतलब भगवान का एक प्रतीक मानते थे, इनकॉग्निशन ऑफ गॉड। जो गोरिल्ला मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जितने भी ट्रेडिशनल राइट हैं फॉरेस्ट लॉस ने, वो सबके ट्राइबल पीपल्स जो जंगल में रहते हैं आदिवासी लोग, उनके जितने भी जंगल के उनके ट्रेडिशन था, धर्म थे, रीति रिवाज था, उन सब का हनन हुआ ब्रिटिशर्स के लॉस के कारण। और जो ट्राइबल थे वो अपना लाइवलीहुड खो बैठे, व्हेन ब्रिटिशर्स फोर्स टू डू बेगार फॉर रोड बिल्डिंग किल पीपल। तो इस सारे चीज़ों से ट्राइबल पीपल भी गुस्सा हो गए। तो गुदेम हिल, ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो इसे भी अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन कई बार आता है ये। तो गुदेम हिल में आंध्र प्रदेश में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उसको लीड कौन कर रहे थे? अल्लूरी सीतारमन राजू। उन्हें लोग इनॉग्रेशन ऑफ गॉड कहते हैं, यानी भगवान का अवतार कहते थे। क्यों? क्योंकि उनके बारे में 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। क्योंकि वो सही एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन लगा सकते थे, वो लोगों को हील कर सकते थे और वो गन शॉट को सरवाइव कर सकते थे। वो गांधी जी के बहुत बड़े फ़ैन थे, बट उन्हें लगता था कि अपने रूल के लिए वॉयलेंस ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस के लिए वॉयलेंस ज़रूरी है ना। और बट ही वॉज कॉट एंड एग्जीक्यूटिव इन 1924। 1924 में वो पकड़े गए और मार दिए गए। दिस वॉज अल्लूरी सीतारमन राजू। एंड ये उनकी पूरी ये हो गई हमारी एनसीएमएन खिलाफत की बात, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, विच इज़ स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन मैंने अभी आपको बताइए, जो थर्ड है स्वराज इन प्लांटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली आ जाता है, आता तो पूरा ही, ये तीनों साथ में ही आते हैं कई बार, तो इससे भी समझ लेते हैं। एक 1859 में एक एक्ट आया था, विच वॉज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो अपने प्लांटेशन साइट को बिना स्पेशल परमिशन के छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशन विदाउट स्पेशल परमिशन। ये किसके तहत था? अकॉर्डिंग टू द एक्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। डेट भी, ईयर भी लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ लेना। इन प्लांटेशन वर्कर्स स्वराज meant maintaining a link with their village and freedom to move in out of plantation। मतलब देखो, हर किसी के लिए, जितने भी लोग थे उनके लिए स्वराज का अलग अलग मतलब था। तो प्लांटेशन वर्कर के लिए क्या मतलब था स्वराज का? उनके लिए स्वराज का ये मतलब था कि उनके विलेज के साथ लिंक बनाना, मतलब विलेज में उनका चर्चा होना, और प्लांटेशन से अंदर बाहर जब मन करे तब जाना। उनको क्या लगता था कि गांधी राज इज़ कमिंग, गांधी जी का एक राज आ रहा है जिसमें सभी लोग, अपने गांव में ज़मीन मिलेगी सभी को। तो उन्होंने क्या किया कि अथॉरिटी को डिसोबे किया, मूव्ड आउट ऑफ द प्लांटेशन। देखो उन्होंने क्या किया, मैं आपको सिंपल से कहानी समझा देता हूँ कि उन्होंने सोचा कि हम यहाँ से प्लांटेशन छोड़ के जाएंगे और अपने अपने गांव चले जाएंगे। तो उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिया, चले गए, रेलवे स्टेशन गए, बट उस टाइम पे बायकॉट के तहत रेलवे लाइंस बंद थी। अब वो कैसे जाते? तो उसी टाइम पे वो पकड़े गए और बहुत पीटे गए, हाँ। तो उसके बाद अब अपना आता है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसके कारण ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि इतना चला था वो भी बंद हो गया। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे क्या हुआ कि चौरी चौरा के 4 फेब है, गोरखपुर यूपी की बात है, 4 फरवरी 1922। पुलिसमैन चेसेस पीसफुल प्रोफेशन। देखो जो पुलिसमैन थे
उन्होंने पीसफुल प्रोसेसन में भी क्लैश कर दिया, मतलब एकदम लड़ाई झगड़ा कर दिया। तो पीपल जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही बंद कर दिया। 22 पुलिसमैन 3 सिविलियन मारे गए। और इस चीज़ को सुनने के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब अगर क्वेश्चन आता है वाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉ, तो बिकॉज ऑफ चौरी चौरा। 3 या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास इन 1923। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता। देखो, 2 फैक्टर थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को 1920 में शेप किया था। वो थे, एक एग्रीकल्चरल डिप्रेशन था 1926 में, इंटरनेशनल मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था जिसके कारण फार्मर्स की बैड कंडीशन थी। और एक साइमन कमीशन थी, 1928 में इंडिया आई थी, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसे बॉयकॉट किया बिकॉज उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। बस इतनी सी बात है। अब नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। 1929 के लाहौर सेशन की बात करते हैं जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो 26 जनवरी 1930 को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे मनाने का सोच लिया था। पूर्ण स्वराज की बात हो रही है, 26 जनवरी 1930, ये डेट याद रखिएगा, पूछ लेता है। पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन वॉज टेकन ऑन 26 जनवरी 1930। और उसके बाद एरविन बेग जो ऑफर की एक बात हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बोला था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, है ना। और बात किया था कि प्रोमिस टू गिव डोमिनियन इन अनस्पेसिफिक, उन्होंने बोला था हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, मतलब रूल ऐसा होगा कि लगेगा आप कर रहे हो, आप गद्दी में बैठोगे बट रूल तो वही करेंगे ब्रिटिशर्स ही। बट उसमें भी ये बोला था कि एक अनस्पेसिफाइड टाइम में, कब देंगे ये नहीं पता। उसके बाद बात आती है दांडी मार्च की। तो गांधी जी को लगा कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई यूज़ करता है, अमीर गरीब, हरिजन सिंपल ब्राह्मण, हर कोई सॉल्ट यूज़ करता है, हिंदू मुस्लिम। तो सॉल्ट को उन्होंने एक ऐसा सेगमेंट समझा जो कि दूसरों लोगों को ब्रिंग टुगेदर कर सकता है। इसलिए 1882 में एक एक्ट आया था, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग राइट ब्रिटिश कंपनीज के पास चले गए थे। तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा वाइसरॉय एनवर को, उसके उनके 11 डिमांड को कहते हुए 31 जनवरी को, और उन्होंने बोला अगर डिमांड पूरी नहीं की गई तो CDM विल बी लॉन्च्ड। तो 12 मार्च को, डिमांड तो वैसे भी आपको पता ही पूरी नहीं की जाएगी, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट की फ्रॉम साबरमती टू दांडी, 240 माइल्स की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। फिर वो हुआ CDM चालू कर दिया गया। CDM यानी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर दिया, लिक्विड शॉप को प्रिकेट कर दिया। पीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, जो रेवेन्यू पीजेंट देते थे उन्होंने मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल रिजाइन, पीपल ब्रोक मैनी फॉरेस्ट लॉ, है ना। और पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक, सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, सॉल्ट बनाया गया और गवर्नमेंट के सामने, सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया गया हम तोड़ रहे हैं। पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, कॉलोनियल लॉज जितने भी थे उन्हें तोड़ने की बात की गई। अब व्हाट वर द आउटकम ऑफ CDM, तो CDM के आउटकम क्या थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, जिसके कारण वायलेंट क्लैश होने लगे। अब्दुल गाफर अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी भी अरेस्ट हो गए। तो उसके बाद जो सत्याग्रही थे, वुमेन थी, चिल्ड्रन थी, उन पर अटैक किया गया और 1 लाख लोग अरेस्ट हो गए। 2,000 नहीं, 1 लाख लोग अरेस्ट हो गए। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद गांधी जी ने से सहा नहीं गया, तो उन्होंने अरविंद के साथ, अरविंद कौन? वाइसरॉय अरविंद, मैं उन्हें लॉर्ड नहीं बोलता क्योंकि मैं उन्हें लॉर्ड मानता ही नहीं। तो वाइसरॉय अरविंद के साथ एक पैक्ट कर लिया गांधी जी ने, जो कि पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 में, जिस पैक्ट के तहत CDM को वापस ले लिया गया और गांधी जी ने सेकंड RTC भी अटेंड किया और पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ कर दिया गया। अब देखो ये है कि हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बट ये इतना कुछ समझाने लायक नहीं है। 5 या 4 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का।
हाँ, तो ये भी इतना कुछ समझाने लायक नहीं है, ये एक बार आप लोग पढ़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से नोट लेकर। उसकी लिंक मैं कमेंट में कुछ दिनों बाद वीडियो डालने के डाल दूँगा, है ना। तो उसके बाद कुछ सीडीएम की लिमिट थी, ये भी कुछ समझाने वाला नहीं है। बट अब लास्ट टॉपिक ये है जो कि हम समझा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है। तो देखो, पॉपुलर इमेजेस से कुछ ये आप याद कर लो। वंदे मातरम 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था अमरनाथ में, ठीक है। आनंद मठ में उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही पहली भारत माता की इमेज बनाई थी, और उसके बाद अमरिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्होंने पहले ही पेंट की थी इमेज भारत माता की। रिवाइवल ऑफ इंडियन फोक टेल 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट जो थे, उन्होंने फोक टेल और फोक स्टोरी कलेक्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने सोचा कि ये ट्रू इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कराएगा। तो मद्रास में नतेशी शास्त्री ने पब्लिश किया था फोक ऑफ साउथ इंडिया। एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। इस चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर का रिवीजन करना है। इस चैप्टर का प्लस PYQs करने हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो PYQs के लिए मुझे बोलिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा। प्लस साथ में और आपको क्या करना है, रिवीजन एंड PYQs के साथ आपको इसमें करना है, नोट्स लेने हैं और लिखने हैं साथ में। जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें भी पढ़ना है। और एक चीज़ मैं अपने बेनिफिट के लिए बोलता हूँ, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड लर्न। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सीखते रहो। दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।